Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. In this video, I am going to discuss with the law of torts. If we're talking about the law of torts, firstly we will discuss with the introduction. As we know, every society wants to avoid the state of utter confusion that affects the human ability and happiness adversely. That is impossible without order and justice in the society. As per Roman maxim, क्या है वो रोमन मैगजीन? उबी सोसाइटस इबीचस, विच मीन्स वेयर देयर इज सोसाइटी देयर इज लॉ। मीन जहाँ सोसाइटी है वहाँ पे कानून की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यदि हम देखें तो ऑर्डर और जस्टिस, दीज आर द टू मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लॉ, एंड दस मेन फंक्शन ऑफ द लॉ इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। और यहाँ पे जो सोसाइटी है उसकी जो अनलिमिटेड पावर है, दैट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द लॉ। यदि हम बात करते हैं लॉ ऑफ टोर्ट की, तो डैट इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, दैट इज फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन द मोरालिटी, एंड दैट इज द ब्रांच ऑफ लॉ कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। इन अ सोसाइटी नो वन हैज़ राइट टू इंजर और हार्म एनीबॉडी इंटेंशनली। तो टोर्ट क्या है? टोर्ट इज अ ग्रोइंग ब्रांच ऑफ लॉ बाय विच पेक्यूनरी रेमेडी इज प्रोवाइडेड फॉर द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ द पर्सन कंसर्न। यदि हम देखें कि टोर्ट के अंदर क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ पे लीगल रेमेडी प्रोवाइड कराई जा रही है यदि आपके किसी भी लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो, और वो किस टर्म्स में दी जाएगी? पेक्यूनरी रेमेडी के फॉर्म्स में दी जाएगी। तो प्रिंसिपल एम क्या है लॉ का? तो प्रिंसिपल ऑफ एम ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट इज टू कंपनसेट द विक्टिम। If we talk about certain illustrations to understand the tort, firstly we can take, if someone throws water on us, what will be our recourse? यदि कोई व्यक्ति हमारे पर गलती से वैसे पानी फेंकता है और जानबूझ के फेंकता है, चाहे भले ही, तो ऐसी कंडीशन में वो कहीं ना कहीं हमारे प्रति टोर्ट कमिट कर रहा है। सेकंड में आप एग्जांपल ले सकते हैं, यदि हम किसी लेडी के खिलाफ एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है व्हेन सी इज़ अनमैरिड, और वो जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं यदि विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन है, देन वी आर कमिटेड टोर्ट, हम टोर्ट कमिट कर रहे हैं उसके प्रति। थर्ड आप लीगल स्टेशन ले सकते हैं, यदि कोई नेबर आता है और कूड़ा लेके और वो हमारे गार्डन में फेंक देता है, तो दैट नेबर इज कमिटिंग द टोर्ट टुवर्ड्स अस, वो हमारे प्रति टोर्ट कमिट कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज, इफ वी आर सिटिंग इन ए क्लास एंड समवन पुल्स आवर चेयर, देन ही हैज़ कमिटेड टोर्ट अगेंस्ट हर, मतलब उसने हमारे खिलाफ क्या क्या है? टोर्ट कमिट करा है। आल्सो इफ ए ड्राइवर ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, यदि एक ड्राइवर नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है और वो कहीं ना कहीं नॉक डाउन, मतलब उसको गाड़ी की टक्कर मार देता है, तो वो भी टोर्ट कमिट करता है। तो इफ़ वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, यदि हम सड़क पर चल रहे हैं और चलते चलते एक मेन होल में गिर जाते हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ने क्या, वो मेन होल खुला छोड़ रखा था, उसकी वजह से हम उसमें जाके गिर गए, तो कहीं ना कहीं उस जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने हमारे प्रति टोर्ट कमिट किया है। तो दीज आर द सर्टेन केसेस दैट आर डेल्ट अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट। तो if we talk about the origin of the tort, the term tort is not the हिंदी टर्म, यहाँ पे इंडिया की टर्म नहीं है ये, दैट इज राइट फ्रॉम द इंग्लिश लॉ, ये इंग्लिश लॉ से ली गई है। द मेन सोर्स इज द कॉमन लॉ, दैट इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड टोर्टम, विच मीन्स ट्विस्टेड और रॉन्ग और क्रूक्ड। ट्विस्टेड मतलब घुमावदार, दैट इज नॉट लॉफुल, जो ऐसा कार्य जो लॉफुल नहीं है, गलत है कानून की नज़र में, वो टोर्ट है। यदि हम ओरिजिन ऑफ टोर्ट की बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिन है, डैट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द रोमन प्रिसेप्ट। एक रोमन प्रिसेप्ट है, वो क्या है? अल्टीरियम नॉन लेडरे, दिस मीन्स नॉट टू इंजर द अदर और नॉट टू हर्ट एनीवन बाय यूर डीड्स और वर्ड्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कार्यों के द्वारा या फिर अपने वर्ड्स के द्वारा किसी को इंजर ना करें, उसको हर्ट ना पहुँचाएँ। यदि हम बात करें इंडिया की, तो इन इंडिया द टोर्ट लिटिगेशंस आर वेरी लो। इंडिया के अंदर जो टोर्ट लिटिगेशंस है वो बहुत कम पाई जाती हैं, और इंडिया के अंदर जो इसके डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी लेट हुई है। इसके कुछ रीजन भी हैं, वो कौन से रीजन हो सकते हैं? दे आर सर्टेन रीजन्स फॉर द स्लो डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रीजन, दैट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द लॉ ऑफ टोर्ट। एज वी नो, लॉ ऑफ टोर्ट क्या है? दैट इज नॉट सर्टेन। सर्टेन मीन्स दैट इज नॉट कोडिफाइड, वो कोडिफाइड लॉ नहीं है। देयर इज नो सेक्शन, जब लॉ ऑफ टोर्ट्स को हम देखेंगे तो उसके अंदर कोई सेक्शन या आर्टिकल नहीं मिलते दैट डिफाइन सर्टेन रूल और प्रिंसिपल। तो ड्यू टू दिस अनकोडिफिकेशन देयर इज नो सर्टेनिटी एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ ऑफ टोर्ट्स।
and due to which love tort has been developed very slowly. If we talk about the second reason, that is a lack of political consciousness. Lack of political consciousness means in India मोस्टली पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स. वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है. एंड ड्यू टू दिस नॉन अवेयरनेस, मतलब यहाँ पे जो लोगों की जो जागरूकता ना होने की वजह से दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर राइट्स, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट्स. वो जब उनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसको इतने सीरियसली नहीं लेते, जिसकी वजह से भी टोर्ट लिटिगेशन बहुत कम पाई जाती है इंडिया के अंदर. इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड रीजन, दैट इज द पॉवर्टी. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. यदि इंडिया के अंदर हम देखें तो मोस्टली पॉपुलेशन है दैट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो आप देखोगे, लार्ज पॉपुलेशन, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पाई जाती है. एंड दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फाइलिंग देयर कंप्लेंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपनी कंप्लेंट्स कोर्ट के अंदर जाके फाइल कर सकें. इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हमारा जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टिपिकल. तो वो एक्सपेंसिव भी है और साथ में टिपिकल भी है, जिसकी वजह से जब वो उनके राइट्स का वायलेशन होता है किसी भी गरीब आदमी के, तो दे थिंक देन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट दे थिंक इट बेटर टू वायलेट देयर राइट्स. वो ये सोचते हैं कि अधिकारों को उल्लंघन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोर्ट में जाने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं उसे. ड्यू टू विच टोर्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज आर वेरी लेस, बहुत कम मिलेंगी आपको. यदि हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, रिसेंटली टोर्ट लिटिगेशन हैज इंक्रीज्ड. आज के टाइम में यदि हम देखें तो टोर्ट लिटिगेशन इंक्रीज हो चुकी है. क्यों हुई है इंक्रीज? ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस ऑफ आवर पॉलिटिकल राइट्स. यदि हम देखें कि आज के टाइम में हमारी जो सोसाइटी है वो एजुकेटेड होती जा रही है और लोग जो है वो अपने अधिकारों के प्रति अब पहले से ज़्यादा जागरूक होने लगे हैं. ड्यू टू दिस टोर्ट लिटिगेशंस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया नाउ. यदि हम देखेंगे नाउ ए डेज टोर्ट लिटिगेशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे अंडर द, जनरली आप देखोगे तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो हिट एंड रन के जो केसेज हैं वहाँ पे टोर्ट लिटिगेशन ज़्यादा देखने को मिलती है. बिकॉज देर इज प्रोविजन फॉर कंपल्सरी कंपनसेशन. वहाँ पे जो प्रोविजन बनाया गया कंपल्सरी कंपनसेशन का बनाया गया जब आप इस तरह का कोई केस करते हैं. आल्सो यदि हम देखें तो जो प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी सच एज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी रूल, दैट हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट. तो दीज आर द सर्टेन केसेस विच आर डेल्ट अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट्स. तो इफ वी टॉक अबाउट द टर्म टोर्ट, व्हाट इज द टर्म टोर्ट? टोर्ट मतलब होता क्या है? टोर्ट इज ए काइंड ऑफ सिविल रोंग. टोर्ट एक प्रकार का सिविल रोंग है वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स ऑफ ए पर्सन. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. भी टोर्ट एक प्रकार का सिविल रोंग है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के लीगल राइट्स का वायलेशन पाया जाता है. और वहाँ पे जो ये जो टोर्ट है ये एक प्रकार का ऐसा सिविल रोंग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में भी नहीं आता, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कैटेगरी में नहीं आता. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप देखेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जब कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है तो वहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं. मीन्स वहाँ पे डैमेजेस का आप पहले से पता लगा सकते हैं कि कितने रुपए का कंपनसेशन आपको दिया जाना चाहिए. परंतु यदि आप टोर्ट के अंदर देखें तो वहाँ पे जो लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है वहाँ पे डैमेजेस जो होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं. तो दिस इज द मेन डिफरेंस. तो ये मैंने डिफरेंस अपनी एक वीडियो में भी क्लियर किया है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं कि टोर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि टोर्ट इज ए काइंड ऑफ सिविल रोंग वेयर रेमेडी इज कॉमन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. वहाँ पे जो एक्शन लिया जाएगा वो किस लिए लिया जाएगा कि आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ पेक्यूनरी कंपनसेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे कोर्ट के द्वारा. और यहाँ पे जो रेमेडी है दैट मस्ट बी अ लीगल रेमेडी. वो लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी जरूरी है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टोर्ट. इफ वी टॉक अबाउट द सर्टेन डेफिनेशंस ऑफ टोर्ट, देयर सर्टेन जूरिस्ट दैट डिफाइन द टर्म टोर्ट. उन्होंने कैसे डिफाइन किया? अकॉर्डिंग टू सामन. सामन क्या कहते हैं? टोर्ट इज ए काइंड ऑफ सिविल रोंग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation. That is the definition given by Saman. If we talk about the second definition, that is given by Winfield. According to Winfield, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law, and this duty is towards person generally, and this breach is redressable by action for unliquidated damages. क्या मतलब? विनफिल ये कह रहे हैं कि जो टोटियस लाइबिलिटी जो अराइज होगी ना वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली, मतलब वहाँ पे ऐसी ड्यूटी का ब्रीच होना जरूरी है जो कानून के द्वारा हम पे फिक्स की गई है. कानून ने हमसे कहा है कि हमें इसका उल्लंघन नहीं करना.
तो यदि हम उस ड्यूटी का वायलेशन करेंगे तभी टोर्टियस लायबिलिटी अराइज करेगी। और ये जो ड्यूटी हमें दी गई है ना कानून के द्वारा, ये टूवर्ड्स पर्सन है, ना कि एक विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति के प्रति। डेट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट इन रैम। और जब इसका जो ब्रीच है, जब उस ड्यूटी का हम ब्रीच करेंगे तो वहाँ पे क्या एक्शन होगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे विनफील्ड ने क्या कहा, टोर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली and its breach is redressable by action for unliquidated damages. This is the definition given by Professor Wainfeld. If we talk about the third definition, that is given by Section 2M of Limitation Act. According to Section 2M of Limitation Act, क्या कहते हैं, a tort is a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. tort एक प्रकार का सिविल रोंग है जो breach of contract और breach of trust से अलग प्रकार का रोंग है। तो this is definition given by Section 2M. And the last definition that is given by Fraser. According to Fraser, tort is an infringement of right in rem of a private individual, giving right to compensation at the suit of the injured party. So these are the certain definitions given by various jurists of the tort. If we talk about the tort essential constituents of tort, तो tort के constitute करने के लिए क्या होना जरूरी है? Every wrongful act इज नॉट ए टोर्ट। ध्यान रखना, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, ये नहीं है कि सब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट आप करेंगे वो टोर्ट की कैटेगरी में आएगा। एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट ए टोर्ट। टू कॉन्स्टिट्यूट टोर्ट 3 एसेंशियल्स मस्ट बी देयर। कौन से 3 एसेंशियल होने जरूरी है? नंबर 1, इट देयर मस्ट बी ए रॉन्गफुल एक्ट बाय द डिफेंडेंट। मीन्स डिफेंडेंट के द्वारा रॉन्गफुल, गलत कार्य, कानून की नज़र में वो गलत होना चाहिए, ऐसा कार्य किया जाना जरूरी है। वो जो रॉन्गफुल एक्ट उसने कमिट किया है, दैट मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेज, उसके लिए लीगल डैमेज होना जरूरी है। किसको? प्लेंटिफ को। मीन्स रॉन्गफुल एक्ट किया जाना चाहिए जरूरी, किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा। और वहाँ पे जो रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है डिफेंडेंट ने, उसकी वजह से प्लेंटिफ का लीगल राइट्स का डैमेज होना, लीगल डैमेज होना जरूरी है। इवन दो एक्चुअल डैमेज मे बी ओकर और नॉट, वहाँ पे एक्चुअल डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लीगल डैमेज होना चाहिए। एंड द थर्ड कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि द wrongful act must be of such a nature to give rise legal remedy। वो जो wrongful act कमिट किया गया है उसके लिए एक लीगल रेमेडी, एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम में रेमेडी प्रोवाइड की जानी जरूरी है। और वो जो रेमेडी होगी वो क्या होगी? अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टोर्ट। मीन्स टोर्ट को कमिट करने के लिए, कंस्टिट्यूएंट करने के लिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा टोर्ट में माना जाए, क्या होना जरूरी बताया मैंने आपको? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, डिफेंडेंट के द्वारा कमिट किया जाना चाहिए। वो जो रॉन्गफुल एक्ट है दैट मस्ट रिजल्ट इन द लीगल डैमेज। उसके लिए वो जो रॉन्गफुल एक्ट उसने कमिट किया है डिफेंडेंट ने, उससे जो प्लेंटिफ है उसको लीगल डैमेज होना चाहिए, कानून की नज़र में डैमेज होना चाहिए, इवन दो नो एक्चुअल डैमेज है जो कर, वहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि वास्तविक रूप से कोई नुकसान उसे हुआ हो। एंड द थर्ड वन इज रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच ए नेचर दैट मस्ट गिव राइज टू लीगल रेमेडी। वो जो रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया गया है उसके लिए एक लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी जरूरी है। और वो जो लीगल रेमेडी होगी दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की फॉर्म में होगी। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब समझ गए ना, कि वहाँ पे वो जो डैमेज है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, वहाँ पे वो कैलकुलेट नहीं की जाएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो कितने रुपए का कंपनसेशन उसे प्रोवाइड करवाएगी। तो दीज आर द सर्टेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टोर्ट। यदि ये सब कंस्टिट्यूएंट्स अवेलेबल होंगे तभी आपका टोर्ट में मुकदमा माना जाएगा। तो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो definitions and constituents of tort and introduction and origin of tort also. So we have done with our topic. If you have any doubt then put down in the comment section.